₹170 का सत्यम था। ₹170 से मैंने पर्सनली ₹3 ₹4 में सत्यम को खरीदा और एवरेज करके ₹129 बेचा है। उनको पता था कि अगर SBI ₹200 चल रहा है, SBI की औकात ₹200 से ₹220, तो ₹220 सेल करते थे, ₹200 बाई करते थे। जहां भी आपका लॉस होता है ना, उसको नोट डाउन करना चालू करो, प्रॉफिट करो ना करो चलेगा। बच्चों की तरह सिस्टम में सुबह से लेकर शाम तक बैठना कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मार्केट बुलाती है और आप गए तो समझ लो गए। सुबह सुबह आपने पनाया, मार्केट फिर बुलाएगी, आजा बेटा कर ले, आजा ना एक और ट्रेड लेना, देख देख भागा भागा भागा, निफ्टी भागी भागी। तो अगर आप फ्रेशर हो, इंस्टेड ऑफ मेकिंग मनी आप ये फोकस करो मैं अपने कैपिटल को कैसे प्रोटेक्ट करूं। मार्केट में उतरो, निकाला और बच गए, निकाला सर बच गए, पहले ये सीखो। सिर्फ यही प्रैक्टिस, मारना तो छोड़ दो। मुझे डर उनसे लगता है जो एक ही किक को 10,000 बार प्रैक्टिस करके आता है, ना कि उनसे जो 10,000 अलग अलग डिफरेंट किक्स के ऊपर काम। तो एक शेयर है एमरल्ड करके, उसमें बहुत मोटा पैसा मिला है। नहीं 4 से 5 करोड़ रुपए सोचा, एक ही स्टॉक्स में 5 लाख रुपए पूरे लगा रहा हूं। या तो 5 लाख रुपए बिल्कुल जीरो हो जाएगा, या 5 लाख रुपए के 5 करोड़ 10 करोड़ भी बन जाएंगे। अगर आपके पास इन्वेस्टिंग का, स्टॉक सिलेक्शन के बाद प्रॉपर स्ट्रैटेजी सेटअप है, तो मैं बोलूंगा कि 70% यू कैन एलोकेट योर कैपिटल ऑन स्टॉक्स। नमस्कार, बाजार के माहिर के एक और खास एपिसोड में आपका स्वागत है। और हमारी हर बार यही कोशिश रहती है कि हम आपको मार्केट के ऐसे एक्सपर्ट से मिलाएं जिनको मार्केट का काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस रहा। और आज इसी सीरीज़ में हमारे साथ हैं जिनको मार्केट का 20 सालों से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है और उन्होंने मार्केट से बहुत बड़ा प्रॉफिट भी बनाया है। बाकी बात करेंगे पॉडकास्ट में ही, और मिलते हैं सर से। हेलो सर, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, फर्स्ट क्लास। कैसे हैं आप? मैं सर एकदम बढ़िया। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। हरिंदर सर, आपसे मेरा क्वेश्चन है कि आपसे मेरी पहले बात हुई, इससे भी ठीक है, जब हम पॉडकास्ट स्टार्ट करने वाले थे उससे पहले बात हुई। आपकी जर्नी मैंने बहुत सुनी, बट एक बार जो व्यूअर हैं उनको भी पता चलना चाहिए कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई थी मार्केट में। ओके, तो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी ट्यूशन क्लास जाते हुए। अभी मैं इन शॉर्ट बताता हूँ। तो मैं बेचल से, एक्चुअली मेरा बॉर्न एंड बॉटम बेचल से, हरिद्वार। तो बहुत छोटा सा शहर है हरिद्वार, और सारे लोग बेचल से रिटायर है। तो पापा मेरे फोरमैन लेवल के, मतलब एक वर्कर लेवल पे काम करते थे, जिनके अंडर में कुछ 10, 15, 20 लोग काम करते थे। अब पापा को स्टॉक मार्केट का इतना नॉलेज नहीं था। तो हमारे एक भैया हुआ करते थे अपना समालखा में, तो वो पानीपत से या समालखा से हमारे घर आया करते थे गर्मियों की छुट्टी में। अब उनके बदौलत पापा ने एक अकाउंट ओपन करवा दिया। अकाउंट ओपन हो गया, संभालेगा कौन? तो पापा ने बोला बेटा तुझे ही संभालना है। तो मैं तब 10th स्टैंडर्ड में था, तब अकाउंट ओपन हुआ। तो 11th स्टैंडर्ड में जब बोर्ड के एग्जाम कंप्लीट हो गए, तो 11th स्टैंडर्ड में पापा ने मेरे को इंट्रोड्यूस करा दिया ब्रोकर से। और इत्तेफाक से क्या था कि मेरा घर फिर ब्रोकर का घर आता था, मतलब 7 किलोमीटर जाने का ब्रोकर घर आता था, फिर 1-2 किलोमीटर का ट्यूशन आता था। अब मैं जाता था, पापा बोलते थे, तो मैं कॉन्ट्रैक्ट नोट, अच्छा उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट कुछ मुझे IPO पे अप्लाई करना है, तो उस टाइम इतनी बड़ी बड़ी बुकलेट्स आती थी, मतलब न्यूज़पेपर होते हैं ना, उतने बड़े बड़े। अब उसमें साइन करने होते थे, कम से कम 100 150 साइन करने होते थे किसी स्टॉक्स में आपको अप्लाई करना है तो। या कॉन्ट्रैक्ट नोट्स आते थे, जहाँ पर ट्रेड करते हो, बाई सेल करते हो ओडिन में, तो कॉन्ट्रैक्ट नोट्स आते थे, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नोट्स लेने जाना पड़ता था। तो वहां पे देखता था कि बहुत सारे एजेंट जो रिटायरमेंट बेचल से, जो AGM DGM लेवल के जो बंदे हैं, वो सारे वहीं से रिटायर हैं। अब सारे वहीं बैठे रहते थे। अब वो सारे के सारे, उनमें से कुछ लोग पापा के ऑफिसर्स थे। अब वो ऑफिसर घर पे भी आते थे, पापा उनके घर जाते थे फंक्शंस में, तो वही लोग सारे मिलते थे। तो मैं कहता हूँ यार ये तो उनका बढ़िया है, और हमारा ड्रीम हुआ करता था कि हम इंजीनियर बनेंगे या फिर बेचल में लग जाएंगे आराम से, पापा के अंडर में है तो उनको सब पता है, तो बेचल में लग जाएंगे। तो कहीं ना कहीं उन्हीं, वही हमारे मोटिवेशनल थे कि उन्हीं से हमें सीखना है और उन्हीं से आगे ग्रो करना है। ठीक है, और फिर मैं देख रहा जिनसे सीखना है, जिनसे ग्रो करना है, सारी पढ़ने के बाद बेचल में AGM DGM लेवल के बाद वो वहीं पे स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। तो मैंने कहा यार ये सारे तो यही कर रहे हैं आफ्टर रिटायरमेंट, मैं क्या करूंगा आफ्टर रिटायरमेंट? तो अगर मैं भी स्टॉक मार्केट सीख लूं तो ये भी खराब। तो उस टाइम हम समझते थे जुआ है। उस टाइम स्टॉक मार्केट में अगर बात कर रहा हूँ 2006 की, तो 2006-08 में तब लोग जुआ मानते थे। बहुत कम लोग होते थे जो प्रोफेशनली ट्रेड करते थे। आज भी इंडियन पेरेंट्स बहुत सारे जो लोग हैं यही मानते हैं कि स्टॉक मार्केट ही जुआ ही है, स्टॉक मार्केट जुआ है। तो वहां से एक मोटिवेशन आया, क्योंकि सारे पापा के जो सीनियर बड़े लेवल पे थे, जिनको हम देख के डरते थे या घबराते थे बात करने में, और उनकी इंग्लिश नेक्स्ट लेवल पे होती थी, स्टॉक मार्केट कर रहे हैं यानी कि अच्छी चीज है। तो फिर कॉन्ट्रैक्ट नोट लेने जा रहा हूँ तो स्टॉक मार्केट के वो लोग अंकल लोग मिल रहे हैं। अच्छा, पापा बोलते थे कुछ खरीद लो, फोन पे बोलते थे तो वो खरीद लेते थे, सेल कर देते, क्योंकि भैया गाइड कर देते थे, तो उनके कॉन्ट्रैक्ट। और मैं फाइनेंस बैकग्राउंड से था, तो थोड़ा बहुत मुझे समझ में आता था। अच्छा,
तो ये तो नॉर्मल हो गया, लेकिन हर गर्मी की छुट्टी में वो आते थे और हमारी छुट्टियां खराब करते थे। तो उस छुट्टियों के दौरान में वो लोग पूरे टाइम सुबह पहले 9 बज के, आप बिलीव नहीं करोगे, 9:55 पे मार्केट खुलता था, 9:55 पे उस टाइम पे। 2006 की बात कर रहा हूँ जब मैं पहली बार आया, और 9:55 पे खुलता था मार्केट, और शाम को एज यूजुअल 3:30 बजे मार्केट क्लोज होता था। तो इस टाइम पे वहां पे जो बैठ के लोग ट्रेड करते थे, मैं जब जाता था मेरी अलग से सेपरेट सीट हुआ करती थी, तो मैं वहां पे जाता था। और 2008 में जब मार्केट में क्रैश हुआ ना, जब सत्यम की वजह से, हाँ। उस टाइम मैं रियल मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहा था। 170 रुपए का सत्यम था, 170 रुपए से मैंने पर्सनली 3 रुपए 4 रुपए में सत्यम को खरीदा और एवरेज करके 129 रुपए बेचा है। 500 शेयर हो गए थे मेरे पास खरीदते खरीदते, एवरेज करते करते। तो वहां पे कॉन्फिडेंस आया कैसे, मुझे कैसे मालूम? तो वहां पे जो दूसरे लोगों को देख रहा था, ट्यूशन जाता था, ट्यूशन जाते हुए कॉन्ट्रैक्ट नोट उठाता था, ट्यूशन चले गया, आते हुए फिर कुछ उठाता था, आता, तो वहां पे कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें फीड हो रही थी। और गलती से 11th में मेरे को फाइनेंस बैकग्राउंड मिल गया, यानी कि कॉमर्स बैकग्राउंड मिल गया। वहां पे उन्होंने पढ़ाया स्टॉक मार्केट, डिबेंचर्स, फंडामेंटल, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो मैंने कहा भाई ये तो भैया भी बताते थे, ये स्टॉक मार्केट में ये सब करते रहते थे, और ब्रोकर के पास भी वही स्टेटमेंट दिखाता था। तो फिर वो सब्जेक्ट अपने को कोरिलेट होना चालू हो गया और सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं फीड होना चालू हो गया। यहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई आपकी। और जब आप फुल टाइम, जब एजुकेशन के बाद में जब आप मार्केट में आए, तो आपने पहले जॉब स्टार्ट की, फिर आपने अपना जो एकेडमी है और जो आपका फुल टाइम जो प्रोफेशन चूज किया, फिर इसको किया। उस टाइम पे मतलब क्या माइंडसेट रहता है कि जब हम जॉब कर रहे हैं और फिर स्विच करना है कि हम इस फुल टाइम मार्केट में आएंगे? मैं बता दूं, 2008 में, 8 से पहले 6 में एंट्री करी, 6 से 8 में, जब 8 में बुल रन था, तब मैंने अच्छा पैसा बनाया। मैंने बाइक ली, एक छोटा सा मोबाइल लिया। उस टाइम में एक सपना हुआ करता था मोबाइल, 2006 की बात कर रहा हूँ, 8 की बात कर रहा हूँ। तो बाइक लिया, मोबाइल लिया, तो ये था कि यार अबे इतनी कम उम्र में पैसा बना रहे हो, वाओ वाओ, मतलब वाओ, और इतनी जल्दी पैसा बन रहा है। तो मैं ट्यूशन बंक मार के वहीं बैठा रहा करता था। अब तो यही सीखना है, अब यही सीखना है भाई। मजा आ रहा है पैसे बनाने में, 1000 रुपए, 2000 रुपए, 5000 रुपए, 10,000 रुपए बन रहे हैं, और गलती से 25, 30, 40,000 बन गए तो वाव वाली फीलिंग है। तो 5,000 पापा से लिए थे, वहां से जर्नी स्टार्ट हुई। पापा के मैंने फूक दिया, ऑलमोस्ट 4, 4.5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर दिए पापा के, और पापा को नहीं पता कि क्या अकाउंट का हालत चल रहा है। 2008 के क्रैश के बाद तो मैं सहम गया। मैंने भाई हार्ड अर्न मनी है, बड़ी मुश्किल से पापा ने दिए हैं, और मैं घर का बड़ा लड़का हूँ, ट्रस्ट टूट जाएगा, ये हो जाएगा, 10 तरह की चीजें। तो पैसा तो कमाया, मुंह में पानी तो लग गया, और उस बुल रन में 4.5-5 लाख रुपए इन्वेस्ट भी करवा दिए। अब वो क्रैश आ गया, क्रैश के चक्कर में पैसे भी आधे से भी कम हो गए। करूं क्या? तब जाके फिर मैंने सोचा कि चलो हायर एजुकेशन कर लेते हैं, धीरे धीरे पार्ट टाइम वो करते रहेंगे। अब इत्तेफाक से जब मैं MBA अपना कर रहा था बैंगलोर से, रमेश इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से मेरा बैंगलोर कंप्लीट है, MBA कंप्लीट है फाइनेंस, तो वहां पे मेरे साथ एक बंगाली रहता था। हम लोग 3 थे, एक मारवाड़ी था गाजियाबाद का, एक बंगाली था अपना कोलकाता का, और मैं, हम तीनों एक ही रूम में रहते थे, 2 BHK टाइप का लेके। अब आप बिलीव करोगे, वो हमेशा एजुकेशन में, ब्लॉग लिखना, सब चीजें मेहनत करता रहता था। अचानक से मतलब सेकेंड ईयर में हमारा अगस्त में एग्जाम होने थे, तो वो मार्च से ही तैयारी कर रहा था अपने किसकी, कैंपस सिलेक्शन की, साथ ही साथ में किसी और में दूसरी जगह पे इंटरव्यू देने की। तो उसने अप्लाई किया किसी एडवाइजरी फॉर्म में, ठीक है। अब एडवाइजरी फॉर्म में उसने अप्लाई किया, मेरे मन की बत्ती गुल हो गई। मैंने कहा भाई इसने एडवाइजरी फॉर्म में अप्लाई किया और ये मेरे से पूछ रहा स्टॉक मार्केट के बारे में बता, रात को 11 बजे, अगले दिन उसका इंटरव्यू था। मैंने बोला भाई बता क्या सीन है, मैंने उसको सब बताया। फिर मेरे माइंड में क्लिक हुआ, भाई कुछ तो लोचा है, और ये बंगाली है और ये तेज है, भाई इसका पकड़ लो हाथ तो आप भी आगे बढ़ जाओगे। तो फिर उसने बताया कि भाई मेरा कल इंटरव्यू है। मैंने कहा वाह, और क्या चाहिए बे, मैं भी जाऊंगा, चांस मिल और गया। मजे मजे में मैं गया हूँ कि मैं भी जाऊंगा तेरे साथ में। अच्छा, उस टाइम पैसे इतने हुए नहीं करते थे, तो घर से मेरे को 7,000 रुपए आते थे, जिसमें रहना, खाना, पीना, एंजॉयमेंट सब चीज उसके अंदर इंक्लूड था। अब 7,000 में नंगा नहाएगा क्या, नहीं छोड़ेगा क्या? तो ऑटो शेयर कर लेंगे बोलकर कि साथ में दोनों मिलके ऑटो शेयर कर लेंगे और चले जाएंगे। वहां से 25-30 किलोमीटर दूर था, और आ जाएंगे आराम से। इस वजह से हम लोग चले गए। उसका तो नहीं हो पाया, मेरा हो गया। तो मैं सरप्राइज भी था कि अरे वाह, मेरा इंटरव्यू क्लिक हो गया, क्रैक कर दिया मैंने, अब मैं इन हूं। और बाकी सब दोस्त लोग मुझे गाली दे रहे थे कि भाई इतनी कम सैलरी में क्यों जा रहा है,
जब तूने 5-10 लाख रुपए खर्च कर दिए एमबीए में बैंगलोर जैसे शहर में, और उसके बाद मात्र 12,000 प्लस इंसेंटिव की सैलरी में तू वहां काम करेगा, जबकि कैंपस सिलेक्शन आना बाकी था क्योंकि 6-7 महीने बचे हुए थे। हाँ, तो मैंने कहा कि नहीं भाई, ये मेरे फील्ड का है, क्योंकि आफ्टर रिटायरमेंट मुझे पता था वो जो अंकल लोग थे वो वही करते थे, तो उनको नॉलेज नहीं थी, क्योंकि टर्मिनल था, टर्मिनल पे कुछ भी बाई कर सेल कर, क्योंकि वो प्राइस एक्शन को देखते थे। आप बिलीव नहीं करोगे, पहले कोई चार्ट नहीं होता था, हाँ, सिर्फ प्राइस एक्शन को रीड करके लोग बाई सेल करते थे कि नीचे सपोर्ट पे आ गया। उनको पता था कि अगर एसबीआई 200 रुपए चल रहा है तो एसबीआई की औकात 200 रुपए से 220 रुपए है, तो 220 रुपए सेल करते थे, 200 रुपए बाई करते थे, 220 में बाई सेल करते थे, 220 में बाई करते थे। तो इसी तरीके से उनका पैटर्न चल रहा था। तो उनको एक रेंज पता था और उन्होंने 5-6 स्टॉक्स को पकड़ के अपना पैटर्न बना के रखा हुआ था। तो स्ट्रैटेजी कहीं ना कहीं क्लिक थी, अपने को पता थी। तो इसी के बेसिस पे हम लोग आगे गए, मतलब एडवाइजरी मेरे को मिल गई। मैंने कहा कि वाओ, वही करेंगे। अच्छा, अब लॉजिक क्या था, इतना साल काम करने के बाद वो रिटायरमेंट लेके वहां पे अपना ट्रेडिंग ही कर रहे हैं और सब लॉस कर रहे हैं, कोई प्रॉफिटेबल नहीं है। जिसने इन्वेस्टिंग करके पैसा बनाया है वो भी निकाल कर प्रॉफिट तो वहीं बुक करेगा, प्रॉफिट निकाल के फिर इंट्राडे करके वो भी स्वाहा, मतलब स्वाहा। मैंने बोला अगर मैं इसको सीख लूं तो, इसको अच्छे से सीखकर समझकर तरीके से पैसे को निवेश करूं तो, क्योंकि कोई तो पैसा बना रहा है ना, क्योंकि सब बात करते थे। तो फिर मेरे माइंड में क्लिक हुआ कि भाई इसको सीख कर समझ कर ही चलते हैं, पैसा तो बनेगा। और मेरे पास सबसे बड़ा एडवांटेज क्या था, 30 साल, क्योंकि मेरी रिटायरमेंट 30 साल बाद आएगी, तो 30 साल है मुझे सीखने के लिए, कोई हड़बड़ नहीं है, आराम से करूंगा, तो आराम से करूंगा। तो 30 साल में कुछ तो सीखूंगा, इतना बतरू तो नहीं होऊंगा ना यार कि नहीं सीख पाऊंगा। तो यही थॉट प्रोसेस से गया था कि 30 साल पड़े हैं मेरे पास सीखने के लिए, और एंड में रिटायरमेंट में करूंगा क्या, खाली बैठने से ट्रेडिंग करूंगा, 4,000 निकालूंगा, बहुत है। तो ये थॉट प्रोसेस। आपने फिर उसके बाद में, जब जॉब के बाद में अपनी खुद का स्टार्ट किया इन्वेस्टिंग और कंपनी स्टार्ट किया आपने? मैं वहां पे कॉलिंग किया करता था दोस्त, मुझे जॉब लगी, मैं एज अ रिसर्च एनालिस्ट वहां पे गया था कि मुझे रिसर्च चाहिए, सीखना है। बट उन्होंने मेरे को बोला कि आप तभी सीखोगे जब आपको कस्टमर का पता रहेगा कि वो कितना रिस्क एपेटाइट है, केवाईसी जिसको बोलते हैं ना, केवाईसी कस्टमर, हाँ, तो आपको पता होना चाहिए उनकी साइकोलॉजी कैसे हो, तभी आप स्ट्रैटेजी बना सकते हो। 6 महीने निकल गए, मैंने बोला डाल दो, नहीं डाला। कॉलिंग किया करता था, आई यूज्ड टू कॉल। मैंने 1.5 साल कॉलिंग करी है, लोगों को एडवाइजरी बेची है, टिप्स बेचे हैं, 1.5 साल क्या, और सीखने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था, खाली कॉल करो कॉल करो कॉल करो। बट मजाक मजाक में 1.5 साल में मैंने पता है क्या सीख लिया, लोगों की लूजिंग साइकोलॉजी सीख ली, कि लोग लॉस कैसे करते हैं। क्योंकि 1.5 साल में जितने भी क्लाइंट से मैंने बात करी, कोई प्रॉफिटेबल नहीं था, तभी वो कॉल करते थे एडवाइजरी को। तो उन्होंने लॉस कैसे किया वो उन्होंने हर क्लाइंट ने बताया, तो वो कहीं ना कहीं फीड हो गई थी लूजिंग साइकोलॉजी, कि भाई ये गलतियां नहीं करनी है तो आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे। तो वहां पे मैंने सबसे पहला स्टेप, लॉस से कैसे बचाया जाए, वो मैंने सीख लिया वहां पे। तो आपके हिसाब से एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए सबसे जरूरी क्या होता है? सबसे पहली चीज जो मैं आपको बोलूंगा सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए, अपने लॉस को जर्नल में नोट करना चालू करो। जहां भी आपका लॉस होता है ना, उसको नोट डाउन करना चालू करो, प्रॉफिट करो ना करो चलेगा। सबसे पहले आप अपना कैपिटल को प्रोटेक्ट करने का मंत्र सीखो कि मेरा कैपिटल कैसे बचा रहा है। अगर कैपिटल बचा रहेगा तो आज नहीं तो कल आप कमा लोगे, लेकिन कैपिटल ही खत्म हो गया तो नहीं कमा पाओगे। फॉर एग्जांपल क्रिकेट, विकेट में टिके रहो, रन एक्स्ट्रा कोई ना कोई दे ही देगा, कोई वाइड फेंक देगा, कोई नो बॉल दे देगा और उल्टा सीधा मारना चालू किया, आप आउट तो खत्म भाई, फिर तो रन कहां से बनेंगे। तो सबसे पहले कैपिटल को प्रोटेक्ट करो, और लूजिंग जो मेकिंग स्ट्रैटेजी जो आपके साइकोलॉजी को हिट करती है, किस तरह से लॉस होता है, बड़ा लॉस कैसे हो जाता है, उन सबको नोट करो, किस किस तरीके से होता है, उसको रोज पढ़ो और रोज उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करो। 99% काम आपका वहीं खत्म। ठीक है, आपकी एक लंच बॉक्स स्ट्रेटेजी है और एक है ब्रेकफास्ट स्ट्रेटेजी। तो दोनों स्ट्रेटेजी का मतलब क्या है, मुझे समझना है। जैसे अभी कहते हैं ना कि सुबह हम उठे, ब्रेकफास्ट किया, फिर दोपहर को लंच किया, पापी पेट का सवाल है, फिर रात को फिर भूख लगती है तो फिर डिनर कर लिया। अब रात को मार्केट तो खुला नहीं है, तो अब सिर्फ 2 ही स्ट्रैटेजी है। एक ब्रेकफास्ट, जहाँ पे मैं सुबह सुबह 15 मिनट में स्टॉक सिलेक्शन करता हूँ, 15 मिनट में ही ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ, और नेक्स्ट आधे घंटे के अंदर अपनी पोजीशन एग्जिट कर लेता हूँ, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। तो वो एक मोमेंटम, एक हिट ऑफ द मोमेंट में स्टॉक को पकड़ता हूँ, वहां से अपना 10, 15, 20, 25, 30 हजार रुपए जो भी मेरे को मिलता है मैं ले लेता हूँ, चाहे लॉस हो प्रॉफिट हो, सिस्टम बंद। उसके बाद मैं एक्टिव होता हूँ 12 बजे के बाद, क्योंकि
जो मॉर्निंग में मूवमेंट आएगी वो आपका 9:15 से मैक्सिमम 10:30 बजे तक अच्छी वोलेटिलिटी रहती है, जहां पे आप पैसा बना सकते हो। जो नेक्स्ट मूवमेंट आएगा वो आफ्टर 12 और 12:30 के बाद स्टार्ट होता है, जो कि आपका 2:30 बजे तक रहेगा। आपने वो बना लिया। उसके बाद जो मूवमेंट आएगा लास्ट हाफ एन आवर में आएगा, यानी कि 3 बजे से 3:30 बजे का मूवमेंट आता है। तो ये 3 तरीके के सेटअप्स होते हैं जिसको मैं फॉलो करता हूं, क्योंकि बच्चों की तरह सिस्टम में सुबह से लेकर शाम तक बैठना कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मार्केट बुलाती है और आप गए तो समझ लो गए। सुबह सुबह आपने पनाया, मार्केट फिर बुलाएगी, आजा बेटा कर ले, आजा ना एक और ट्रेड ले लेना, देख देख भागा निफ्टी भागी, न्यूज भी आ गई, फ्लैश भी हो गई, और जैसे ही आपने एंट्री करी जो बनाया था वो भी दे के चले जाओगे। तो इसलिए उस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में आओ, क्योंकि मेरी साइकोलॉजी वहां सेट होती है। मैं बहुत एग्रेसिव ट्रेडर हूँ, तो इसलिए मैं उस पर्टिकुलर मोमेंट पे ट्रेड करता हूँ। तो वहीं से ड्राइव हुआ है ब्रेकफास्ट और लंच बॉक्स। 12 बजे से 1-1:30 बजे तक मैं ट्रेड करता हूँ। अगर अच्छा सेटअप बना तो वहाँ पे ट्रेड कर लेता हूँ, थोड़ा वहाँ बना लेता हूँ। लास्ट में 3 बजे के बाद BT ST ST BT में अच्छा ट्रेड बना तो वो मैं बना लेता हूँ। अगर कोई मार्केट में नया है, ठीक है, और इस पॉडकास्ट को भी सुन रहा है, तो उसके लिए जो आपकी ब्रेकफास्ट स्ट्रेटेजी है, वो सुबह आया, मार्केट में आया और उसने देखा कि जो आपकी स्ट्रेटेजी है उससे ये सेटअप बन रहा है, उसने ट्रेड ली, तो उसके लिए क्या पॉइंट्स होने चाहिए, उसके लिए क्या क्या उसकी चेकलिस्ट होनी चाहिए और उसको कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट भाई आपके ऑडियंस के लिए बोल दो, जो फ्रेशर है तुमसे ना हो पाएगा। पता है क्या, एक जो फ्रेशर होता है ना, वो आते ही सोचता है चौके छक्के मारना चालू करो, क्योंकि जेंजी वाला माइंड सेटअप होता है। हाँ, कि आते ही स्टॉक मार्केट मतलब यार वो बंदे ने 50 लाख बना लिया, उस बंदे ने 1 करोड़ बना लिया, उस बंदे ने ये बना लिया, इसकी स्ट्रैटेजी उसकी स्ट्रैटेजी। मार्केट में यूट्यूब में आप देखो कितने सारे स्ट्रैटेजी ऐसे ही फैल रहे हैं। तो हर बंदे का ये थॉट प्रोसेस है कि मैं भी बना लूंगा। नहीं मेरे भाई, मैं फिर बोल रहा हूँ, प्रोसेस होता है। जैसे आपके पापा आपको एक स्कूल में भेजते हैं, फर्स्ट स्टैंडर्ड, आप UKG LKG सब करते हो, फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाते हो, सेकंड स्टैंडर्ड में जाते हो, 12th तक पढ़ते हो, उसके बाद फिर ग्रेजुएशन करते हो, उसके बाद फिर आप मास्टर्स करते हो, उसके बाद एक अच्छी जॉब मिलती है, वो भी फ्रेशर की तरह ही मिलती है। कोई अच्छा पैकेज नहीं मिलता। जब फिर आप 2 साल 3 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गेन करते हो कॉर्पोरेट से, उसके बाद आप डिमांड करते हो नाउ माई डिमांड इज दिस, तब आपको मिलता है अब मुझे प्रमोशन चाहिए, अब मुझे ही चाहिए, मैं कब काम करूंगा, तब आपका एटीट्यूड आता है। सिमिलरली स्टॉक मार्केट में, तो अगर आप फ्रेशर हो तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग मनी आप ये फोकस करो मैं अपने कैपिटल को कैसे प्रोटेक्ट करूं। चाहे 5,000 हो, चाहे 10,000 हो, चाहे 20,000 हो, एक ऐसी स्ट्रैटेजी ढूंढो जहां पे आपका रिस्क कम हो, प्रॉफिट कम हो। आप टाइम तो दो, एक्सपीरियंस तो दो, 6 से 1 महीना उसको मार्केट में गोते लगाओ, बाहर आओ बच के, गोते लगाओ, बाहर आओ बच के। क्योंकि अगर आप इंट्राडे कर रहे हो, सब स्नाइपर लेके बैठे हुए हैं, आपने एक गलती करी सीधा हेडशॉट है, PUBG की तरह, कोई सवाल जवाब नहीं है। तो इंपॉर्टेंट, मार्केट में उतरो, निकाला और बच गए, निकाला सर बच गए, पहले ये सीखो। सिर्फ यही प्रैक्टिस, मारना तो छोड़ दो। तो पहले आप डिसीव करना अपने आप को सीख गए ना जिस दिन, उस दिन आप फिर शूट करना चालू करोगे। तो पहले कैपिटल को प्रोटेक्ट करो, तो इक्विटी में ट्रेड करो, इंस्टेड ऑफ ऑप्शंस इक्विटी में ट्राई करो। एक सेटअप को कम से कम 6 महीने उसके हाथ धो के पीछे पड़ जाओ। ब्रूस ली का डायलॉग याद है ना आपको, कि मुझे डर उनसे लगता है जो एक ही किक को 10,000 बार प्रैक्टिस करके आता है, ना कि उनसे जो 10,000 अलग अलग डिफरेंट किक्स के ऊपर काम किक्स मारने आते हैं जिसको। बट हमारी जेंसीज क्या करती है, आज इसको पकड़ लिया, कल उसको पकड़ लिया, परसों उसको पकड़ लिया, तरसों उसको कर लिया। दिक्कत यहाँ है। तो सर अगर किसी को सीखना है स्टॉक मार्केट, जीरो से सीखना है, आपने बताया प्रैक्टिस कर लो, पर करे कैसे उस चीज को? करे कैसे? तो आपके पास सपोज एक 10,000 का आपका कैपिटल है, ठीक है, तो 10,000 को डिवाइड बाय 2 करो, तो 5,000 रुपए एक जगह रखो, 5,000 रुपए एक जगह रखो, 5,000 रुपए FD में रखो, मतलब अपने बैंक में रखो, और 5,000 रुपए कैपिटल डिप्लॉय करो, और 5,000 का सिर्फ 2% कैपिटल को यूज करो, नॉट फॉर इंट्राडे। गो फर्स्ट विद द स्विंग और इन्वेस्टिंग की जर्नी चालू करो। हम लोग क्या करते हैं, जैसे 10,000 होता है, हमारी भूख करती है, हमारी गलती कहाँ होती है? अगर मेरे पास 10,000 का कैपिटल है, मैं बिलीव करता हूं कि अगर मैं 5% महीने का बना लूं बहुत होता है, ठीक है, लेकिन लोग बात करते हैं यहाँ पे 20% 30% की। चलो मैं कहता हूं कि 10% भी आप बना ले तो बहुत अच्छे एक्सपर्ट हो जाए, तो दुनिया बना रही है। 10,000 का 10% कितना हो गया? 10,000 का 10% 1,000 रुपए। 1,000 रुपए। 1 लाख का 10% कितना हो गया? 10,000 रुपए। 10 लाख का 10% कितना हो गया? 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए। आपकी भूख किस में खत्म होगी? कमाने की भूख कितनी है इंट्राडे की?
कमाने की भूख तो 1 लाख रुपए चाहिए। 1 लाख रुपए चाहिए ना, बट 10,000 के कैपिटल से 1 लाख रुपए बनाना पॉसिबल है? नहीं। वही करते रहते हैं हम। 10,000 के छोड़ो, 1 लाख के कैपिटल से 1 लाख रुपए बनाना पॉसिबल है? नहीं। तो यहाँ सारा गेम है, 10 लाख का जब कैपिटल है, उसमें जब 1 लाख आता है, एंड ऑफ द डे 1 लाख चाहिए ना, तब सेटिस्फाई होता है। बट आरओआई के तो गेम हो गया ना। बट लोग यही ब्लफ में फंस जाते हैं। लोग यही सोचते हैं कि 10,000 रखा, 20,000 बना लूं, 25,000 बना लूं। पॉसिबल नहीं है दोस्त। तो यू शुड कैलकुलेट योर आरओआई बेसिस कि यार मेरे को दिन का 5% बनाना है, 5% बन के खाता बंद करना है। तो 10,000 का 5,000 रुपए आप अकाउंट में डालो, 5,000 के कैपिटल पे सिर्फ 2 से 3% का रिस्क लो, इससे ज्यादा रिस्क नहीं लेना है। अब आपका कोई ट्रेड लिया आपने, वो भी इन्वेस्टिंग में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंट्राडे। तो पहले आप इन्वेस्टिंग वाला पार्ट सीखो, उसमें आपको बहुत सारी टर्मिनोलॉजी सीखने को मिलेगी, एक्सपीरियंस मिलेगा, किस तरीके से मार्केट मूव करता है। मार्केट कई बार नीचे जाता है, स्टॉक्स गिरते हैं, कई बार मार्केट नीचे जाता है, स्टॉक्स बढ़ते हैं। तो वो साइकोलॉजी आपको समझ में आएगी। जो मार्केट में डिफरेंट तरीके के न्यूज आते हैं, उसका इंपैक्ट मार्केट में कैसे होता है, वो आपको रीड करना पड़ेगा इंट्राडे में आने से पहले। कई बार आपने देखा निफ्टी ऊपर जाती है, ऑप्शंस के प्राइस ही नहीं चलते। क्यों नहीं चलते? तो आपको समझना पड़ेगा मार्केट में ऑलरेडी न्यूज डिस्काउंट तो नहीं हो गई है। तो जब आप 6 महीने उस इन्वेस्टिंग प्रोसेस में छोटे से कैपिटल में दोगे ना, तो आपका एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। और वो एक्सपीरियंस छोटे कैपिटल में दे दो, क्योंकि अगर बड़े कैपिटल में एक्सपीरियंस बनाने जाओगे ना, खत्म हो जाओगे। तो आपको 6 महीने में मार्केट की चाल पता चल जाएगी कि किस साइड मूव करती है। एग्जैक्टली। तो यहाँ से कैंडल कहाँ जाने वाली है, करेक्ट, मार्केट किधर साइड मूव करने वाला है, कहाँ पे वॉल्यूम आ रहा है। करेक्ट। आप सिंपल लॉजिक लगाओ, अगर आप 18 साल के हो और फर्स्ट टाइम आप ड्राइव करना चाहते हो, ड्राइविंग सीखना चाहते हो, तो क्या करोगे? पहले दिन ही हाईवे पे आ जाओगे? नहीं। पहले दिन आप नॉर्मल एक ग्राउंड पकड़ोगे और वहां पे 10-15 की स्पीड में जाओगे। चला लोगे? नहीं चला पाओगे, 10 बार बंद हो जाएगा। फर्स्ट या सेकंड गियर में चलाऊंगा मैं, वो भी नहीं चला पाओगे। आपको पता ही नहीं एक्सीलरेटर दबाऊं, क्लच दबाऊं, गियर दबाऊं, क्या दबाऊं, समझ में नहीं आएगा। बैक ऑफ द माइंड आप पीछे जाके सोचोगे क्या दबाना है। लेकिन 6 महीने आपने कर लिया तो आपका ब्रेन तब काम नहीं करता, आपके हाथों के मसल्स काम करते हैं, पैरों के मसल्स काम करते हैं। ब्रेक आते ही आप सोचते हो नहीं कि ब्रेक दबाऊं, कौन सा है, अपने आप ब्रेक लगता है, अपने आप क्लच में जाता है, अपने एक्सीलरेटर में जाता है। वो सिर्फ एक प्रोसेस को फॉलो करने के बाद ही पॉसिबल है। तो आपको वो लेवल पे आप एक्सपर्टाइज करनी पड़ेगी, तब बात करेंगे हाईवे पे 90 पे चलाना है, 150 पे चलाना है, 200 पे चलाना है। ग्रेट सर। अच्छा, आपने जब इन्वेस्टिंग स्टार्ट की और 20 साल हो गए लगभग आपको काम करते हुए मार्केट में, तो कहीं ना कहीं हर किसी के ट्रेडर के मूवमेंट आता है कि उसको एक अच्छा प्रॉफिट होता है और एक अच्छा लॉस भी होता है। करेक्ट। ठीक है, तो उन दोनों की मैं कहानी जानना चाहूंगा आपकी। जहां ये अच्छा वर्ड जुड़ जाता है ना सर, वहीं से उल्टी गिनती चालू। अच्छा मतलब क्या है? अगर मेरी भूख है दिन का 2% कमाना, दूसरा बंदा उसकी भूख है दिन का 10% कमाना, तीसरा बंदा उसकी भूख है दिन का 50% कमाना। अच्छा कौन सा हुआ? जिसने 10% कमाना है, जिसने 10% का, आपने एवरेज पकड़ लिया। अब ये जो बंदा 50% कमाता है तो भी सेटिस्फाई नहीं है, ये 10% कमा रहा तो भी सेटिस्फाई नहीं है, ये 2% कमा रहा तो भी सेटिस्फाई नहीं है। यानी कि दोनों एक ही कैटेगरी में है, तीनों एक ही कैटेगरी में है। तो मेरा पॉइंट यहाँ पे एक सिंपल सा दोस्त ये है, आप अच्छे के पीछे मत जागो। वो जो भी अच्छा प्रॉफिट आया ना, वो क्या आपके सिस्टम से आया है, वो आपके सेम सेटअप से आया है, वो आपके सेम थॉट प्रोसेस से आया जो 6 महीने से आप कर रहे थे, वो इंपॉर्टेंट है। अभी क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा लोग वीडियो बनाते हैं कि देखो मेरा 20 लाख का प्रॉफिट, 30 लाख का प्रॉफिट। वो सर ट्रेड मार दिया, फटी रहती है। और कल अगर गैप डाउन खुल गया, पुट में लेके बैठा हूं, अच्छी क्वांटिटी 10,000 क्वांटिटी, और 200 पॉइंट नीचे आ गया, तब दिखाता हूं ये देखो मस्त प्रॉफिट आया, वो समझ में आया था सर। वो आपका प्रॉफिट नहीं है भाई, वो आपने तुक्का खेला है, वो आपका गेम वो था, वो आपका एक बेट था कि हाँ ऐसा हो सकता है ना, वो तुक्का है। लेकिन लाइव मार्केट में सेम क्वांटिटी उठा के आप लाइव मार्केट में करके दिखा दो, मान जाओ 10 बार बीपी ऊपर नीचे हो जाएगा, 10 बार ऊपर नीचे हो जाएगा बीपी। और जो आपका टारगेट होगा ना 200 पॉइंट का, छोड़ दो, 20 पॉइंट आएगा तुरंत निकल जाओगे, गायब हो जाओगे। तो 200 पॉइंट तो आए नहीं है। वो किस लिए? डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग। आपको रूल ही नहीं पता, आपको सेटअप ही नहीं पता, बस तुक्के में कुछ ना कुछ ले रहे हो, पैसा है तो कर भी रहे हो। तो इसलिए एक सिस्टम रखो, बैक टेस्टेड करो, आरओआई पता चलेगा, उसको फिर 1 लॉट से स्टार्ट करो, फिर 5 लॉट पे आओ, फिर 10 लॉट पे आओ, धीरे धीरे एक्यूमुलेट करोगे तो आपको भी घबराहट ही नहीं होगी। सर 20 साल लगे यहाँ तक पहुंचने में, तब जाके हम ब्रेकफास्ट कर पाते हैं एक्यूरेसी लेवल के साथ में। तो अभी मेरा क्वेश्चन अधूरा रह गया। मैं ये पूछ रहा था कि आपका जो प्रॉफिट था, मतलब आपने किस स्टॉक में सबसे ज्यादा प्रॉफिट बनाया, वो एक ट्रेड मुझे बता दो, और किस ट्रेड में सबसे ज्यादा लॉस हुआ आपको।
किस स्टॉक में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट बनाया है? भाई स्टॉक से तो मेरे पास 800 से ज़्यादा लिस्ट है। अब देखो अगेन वेब सोलर है, उसमें 1200% का ROI आ रहा है। RVNL है, अभी सर, भी आप होल्ड कर रहे हो? अभी भी होल्ड कर रहा हूँ। RVNL मेरे पास 37 रुपए के माल पे पड़ा हुआ है, 37 पे। सुजलॉन मेरे पास 9 रुपए के माल पे पड़ा हुआ है। ठीक है, अब इन टर्म्स ऑफ ROI शुड आई टेल और इन टर्म्स ऑफ रुपीस शुड आई टेल? रुपीस आप बोल रहे हो तो एक शेयर है एमरल्ड करके, उसमें बहुत मोटा पैसा बनाया। नहीं 4 से 5 करोड़ रुपए उसमें छापे एक सिंगल एक ही स्टॉक में। कितने रुपए से बाई किया था आपने? एमरल्ड को हमने बाई किया था 10-12 रुपए से। अच्छा। और काटा 160 रुपए में। एवरेज भी किया आपने? कोई एवरेज नहीं। एक बार में बैठ के बाई किया था आपने। ओके। और ऐसा कोई स्टॉक जिसमें आपको लगा ये तो गलत स्टॉक चुन लिया हमने? देखो अब अगर मैं 10 स्टॉक्स का 15 स्टॉक्स का बास्केट बना रहा हूँ तो 10 साल के बाद मुझे पता चलेगा कि कौन सा खराब स्टॉक आ गया। क्योंकि खराब स्टॉक कौन होता है? जब जीरो हो जाए। तो मेरे पोर्टफोलियो में कोई जीरो तो हुआ नहीं। मैं बिलीव करता हूँ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को फॉलो करने में। मैं अगर कोई भी स्टॉक इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मैं 100% उसको हर महीने 1 घंटा निकालता हूँ, अपने पोर्टफोलियो को ओवरव्यू करता हूँ और उसमें से राइट टाइम पे राइट स्टॉक को एग्जिट कर देता हूँ। प्रॉफिट में लॉस में? प्रॉफिट में भी लॉस में भी। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में प्रॉफिट होगा और अगर बाई चांस नेगेटिव आ गया, बाई करते ही नेगेटिव गिरने लग गया तो मुझे पता है कि वेयर टू एग्जिट। तो इसलिए मेरे को कभी फील ही नहीं हुआ कि इसने मेरे को सबसे ज्यादा चपत लगा दी, क्योंकि वो मेरे सेटअप के बेसिस मैंने एग्जिट किया है। तो अभी आप कितना कैपिटल मैनेज कर रहे हैं अपना? अभी दोस्त मोटा मोटी 70 के आसपास हम लोग मैनेज कर रहे हैं। इजीली मैनेजेबल है। वी डू ऑप्शन सेलिंग, वी डू ऑप्शंस बाइंग, वी डू निफ्टी फ्यूचर्स, वी डू MCX, क्रिप्टो, स्कैल्पिंग, हार्मोनिक, सब करते हैं। तो अभी मोटा मोटा अगर मैं बात करूं, आप मतलब जितने भी वो हैं सेगमेंट्स हैं इन्वेस्ट करने के, आप सब में मतलब इन्वेस्ट करते हैं, तो उसमें मोटा मोटा अभी तक रिटर्न ऑफ एनुअल रिटर्न कितना होगा आपका? सर जीरोधा का मेरा एक अकाउंट है और पिछले 4 साल 4.5 साल का अगर मैं ROI की बात करूं तो 66% का XIRR रिटर्न निकाला है। XIRR रिटर्न 66% का। लाइफ में आपको दे सकता हूं उसका स्क्रीनशॉट। 66%। जो लोग बात करते हैं ना 20% CAGR, मैं बात कर रहा हूँ 66% पिछले 5 साल में। बट ठीक है, बुल मार्केट था, लोग बोलेंगे हर कोई बना लिया। आज भी होल्ड करके बैठा हूँ। आज भी नहीं तो आराम से मैं निकाल लेता हूँ। 40% मेरा कहीं नहीं गया साल का मिनिमम इन्वेस्टिंग से खाली। तो जो एक थ्योरी है जिसको बोलते हैं सब लोग कि वॉरेन बफेट ने तो 18 to 19% का रिटर्न निकाला है, CAGR निकाला है। करेक्ट। तो वो और इसमें क्या डिफरेंस आ जाता है सर? देखो सर 19-20% जैसे वॉरेन बफेट का आपने नाम लिया तो मैंने भी सुना है और उन्होंने बोला है कि अगर आप 18% के ऊपर कंपाउंड कर पा रहे हो तो आप रिच लोगों के लिस्ट में आने वाले हो। 18% से नीचे अगर आपका पैसा बन रहा है तो आप गरीबी मरने वाले हो। ये बेसिक रूल है उनका, थंब रूल है। फॉर एग्जांपल आपने कोई रेंटल प्रॉपर्टी ली है, उससे रेंटल यील्ड आ रहा है, या फिर कहीं आपने इन्वेस्टमेंट किया, म्यूचुअल फंड है, जहां से भी आपका पैसा आ रहा है, जो भी इन आ रहा है, अगर वो 18% से नीचे आ रहा है आपके इनकम पे, तो भैया आप गरीबी मरने वाले हो। अब मतलब कहीं से भी आप जॉब भी कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो या फिर इन्वेस्टिंग कर रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो, नहीं आप जॉब कर रहे हो वो अलग है, ठीक है। वो आपने जॉब किया, आपका 5 लाख का आ रहा है, तो आपको कैलकुलेट किस बेसिस पे करोगे, कितना % आ रहा है। अब मैंने जॉब किया, मान लो 5 लाख रुपए मेरी सैलरी है या 1 लाख रुपए मेरी सैलरी है। अब 1 लाख को अगर मैं इन्वेस्ट करता हूं तो एज इट इज उसमें से कितना % मेरा ग्रोथ हो रहा है, मेरा कैपिटल, दैट इज मैटर्स। फॉर एग्जाम्पल मैंने लैंड ले लिया उस प्रोसेस से, है ना, या लोन पे मैंने लैंड ले लिया। अब मुझे देखना है कि मैंने लैंड लिया तो उसके ऊपर कितने % का एप्रिसिएशन आ रहा है, या फिर मैंने उस पर फ्लैट बना दिया तो उस पर कितना ROI आ रहा है। तो जो मैंने पैसा लगाया इन्वेस्टिंग में वहां से कितना % आ रहा है। अगर वो 18 से नीचे है तो आप गरीबी मरने वाले हो। तो अभी जो आप इन्वेस्टिंग करते हैं उसका मैं फॉर्मूला जानना चाहूंगा कि मतलब मंथली आप कितना इन्वेस्ट करते हैं। आपने बताया था कि आप SIPs करते हैं। SIPs म्यूचुअल फंड में नहीं करते हैं, आप स्टॉक्स में SIP करते हैं। तो उसका जो आपकी स्ट्रेटेजी है और अभी कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं आप? सर ये बड़ा फिगर है, टचवुड ऊपर वाले की दया से अभी हम लोग 26, 27, 28 के आसपास हम लोग हर महीने की 26 से 27 लाख रुपए हर महीने इन्वेस्ट करते हैं। हम लोग कर रहे हैं इसमें, अपने पोर्टफोलियोज में डाल रहे हैं डिफरेंट अकाउंट्स में। और
ये जिसमें से मैं 50 से 60% अपना स्टॉक्स में SIP करता हूँ और रेस्ट 50-60% क्योंकि आई डू ऑप्शन सेलिंग ऑल्सो। तो वो बाकी जो मतलब मेरा पॉइंट ये है कि जो भी मैं ऑप्शन सेलिंग से पैसा बनाता हूँ, अलग से तो कहीं से आएंगे नहीं पैसे, तो जो भी मैं पैसा बना रहा हूँ उसका 50% मैं स्टॉक SIP में डाल देता हूँ और 50% ETFs में डाल देता हूँ, क्योंकि मुझे ऑप्शन सेलिंग करके उसमें प्लेज मिल जाता है, मार्जिन में उसके ऊपर इन्वेस्ट कर देता हूँ। तो आपको डबल बेनिफिट हो जाता तो है, डबल बेनिफिट होता है। तो इस तरीके से हम लोग कर रहे होते हैं कैपिटल। तो आप एक और चीज बताते हैं, 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं एक अकाउंट में, तो तो उस वाले की क्या आपकी स्ट्रेटेजी है, उसको मतलब कहाँ तक लेकर जाना चाहते तो हैं? जो मल्टीपल अकाउंट्स हमारे पास, तो उनमें से एक अकाउंट में मेरी एक्चुअली एनिवर्सरी अप्रैल में मेरी शादी थी, तो एनिवर्सरी मेरी अप्रैल से है। तो मैंने इसी साल 28 अप्रैल से अपने स्टार्ट करी, जिसमें मैं 5 लाख रुपए हर महीने इन्वेस्ट करूंगा एक ही स्टॉक में। तो साल भर में 12 स्टॉक हो गए, 60 लाख रुपए हो गए और 10 साल तक मैं उसको इन्वेस्ट करूंगा। तो मेरे पास 120 शेयर हो गए, 6 करोड़ रुपए इन्वेस्ट हो गए। मेरा टारगेट है 100 करोड़ रुपए बनाना 10 से 12 साल के अंदर, उन 6 करोड़ रुपए से। उन 6 करोड़ रुपए से। और वो 6 करोड़ एक बार में इन्वेस्ट नहीं कर रहा, हर महीने से 5 लाख इन्वेस्ट कर रहा हूँ। दैट इज ऑल्सो पावर। तो दिस इज पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो आप सोचो वहां पे कितनी तगड़ी रिसर्च लगेगी, क्योंकि मैं एक ही स्टॉक्स में 5 लाख रुपए पूरे लगा रहा हूँ। या तो वो 5 लाख रुपए बिल्कुल जीरो हो जाएगा, या 5 लाख रुपए के 5 करोड़ 10 करोड़ भी बन जाएंगे। हाँ, वो हीरो हो जाएगा बिल्कुल। तो आप मुझे बताओ, अगर 120 स्टॉक्स में से कितने हीरो कितने पावरफुल बन जाएंगे, कितने मतलब करोड़ों में प्रॉफिट आएंगे? हार्डली 10-15 स्टॉक्स ही होंगे जिसमें करोड़ों में जो 5-10 करोड़ का मेरे को प्रॉफिट देगा। बाकी सब एवरेज रहेंगे, कुछ डिक्लाइन। 70% आपका बिलो 30%, 40% के एवरेज में रहेंगे। 70% के ऊपर जो 30 स्टॉक्स रह गए हैं, वो 30 स्टॉक्स में से 5 या 7 स्टॉक्स होंगे जो मल्टीफोल्ड रिटर्न्स दे रहे होंगे, बाकी 5-6% एवरेज दे रहे होंगे। ये मैं क्लियर हूं, और ये मैंने पिछले 12 साल का बैक टेस्ट किया डेटा, उनमें से निकाला ये स्ट्रैटेजी को, और उसको फिर मैंने इंप्लीमेंट कर दिया पिछले अप्रैल से, जो मैंने आपको बताया। तो अभी 7 महीने हो गए इन्वेस्ट करते करते, 5-5 लाख रुपए एक ही स्टॉक में डालता हूँ। बाकी आप लोग का आशीर्वाद, ऑडियंस का आशीर्वाद रहा, पितरों का आशीर्वाद रहा, मम्मी पापा का आशीर्वाद रहा, तो टचवुड 100 करोड़ का जर्नी इस अकाउंट में अचीव कर लेंगे। मतलब हम अगर 10 साल बाद नया पॉडकास्ट करेंगे, बिल्कुल उस दिन मैं आपको पोर्टफोलियो दिखाऊंगा 100 करोड़ का डायरेक्ट, उस अकाउंट का सिंगल का ना, से एक ही अकाउंट, उसमें वो एक ही स्ट्रैटेजी लगती है। इसलिए मैंने डिफरेंट स्ट्रैटेजीज है, तो डिफरेंट स्ट्रैटेजी में डिफरेंट तरीके से एलोकेशन करता हूँ। सबका अपना पर्पस होता है, सबका अपना मकसद होता है, हवा में कुछ नहीं होगा भाई। तो 10 साल बाद आप कहाँ सोच रहे कि आपका जो अभी जो 70 करोड़ मैनेज कर रहे हैं, वो कितना करोड़ मैनेज कर रहे होंगे? हाँ, 10 साल तो बहुत बड़ा है। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट 5 years में, आई एम टारगेटिंग 1000 करोड़। आप जो खुद का मैनेज करेंगे और ओवरऑल कैपिटल मैनेज कर माय ओन एल्गो। और सर, अगर कोई भी मतलब जैसे अभी जो एक यंग जनरेशन है जो इस पॉडकास्ट को देख भी रही है, एवरेज सैलरी होती है इंडिया में 50,000 के आसपास होती है, मतलब जो इन्वेस्टिंग को जानते हैं, ठीक है, तो उनको क्या बकेट बनाना चाहिए अपना, ताकि वो अपना एक्सपेंस भी मैनेज कर ले और इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट कर पाए यहाँ से? फैंटास्टिक। देखो, अगर इसका जो कैलकुलेशन मैं आपको बताऊं, तो एक सिंपल सा कैलकुलेशन आपने सुना भी होगा, और मैं भी इसको बिलीव करता हूँ भाई। मैं अलग से तो कहीं से हूँ नहीं, प्राणी कहीं दूसरे देश से आया हूँ, मैं भी यहीं से हूँ। मैं भी सीखता हूँ, समझता हूँ, फिर इम्प्लीमेंट करता हूँ, फिर R&D करता हूँ, फिर उसको रेक्टिफाई करके फिर से इम्प्लीमेंट करता हूँ। व्हाट आई विल सजेस्ट इज, सबसे पहले ये मत सोचो खर्चा कितना है, सबसे पहले ये सोचो बचाना कितना है। तो एक थंब रूल है, अपने सैलरी का जो भी आप इनकम कमाते हो, 5,000, 10,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 20% सीधे आप इन्वेस्ट कर दो। 50,000 आपने एग्जांपल दिया, 50,000 का 20% 10,000 रुपए आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा मार्केट में। रेस्ट 40,000 यू कैन डू वॉट एवर यू कैन डू। ओके, और वो जो 20% है उसको कहाँ पे एलोकेट करना है हमें? अच्छा, अब वो जो 20% है, यानी कि 10,000 का जो कैपिटल है, उसको भी मैं बोलूंगा आप 2 तरीके की चीजें या 3 तरीके में डिवाइड करो। अगर आपके पास इंट्राडे का प्रॉपर इन्वेस्टिंग का, स्टॉक सिलेक्शन के बाद प्रॉपर स्ट्रैटेजी सेटअप है, तो मैं बोलूंगा कि 70% यू कैन एलोकेट योर कैपिटल ऑन स्टॉक्स, इक्विटी, इफ यू हैव अ प्रॉपर सेटअप, जो कि लोगों के पास नहीं रहता है। जो फ्रेशर है, नहीं जानता है, मेरे को तो एक्सपीरियंस हो गया, मैंने कर लिया है, जिनको नहीं पता है, तो उनके लिए बोलूंगा 70% वो म्यूचुअल फंड में डाल दे और 30% अपने स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। सिंपल सा कैलकुलेशन है। और इफ योर एज इज 20, 25, 30 के नीचे हो, तो मैं बोलूंगा प्लीज अपना पैसा स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चालू करो, सीख कर समझ कर, क्योंकि टाइम आपको पैसा बना के देगा। आप
20 साल के बाद, मतलब आज आपकी उम्र 20 साल है, आपने स्टार्ट नहीं किया, जॉब नहीं थी, कुछ नहीं थे, टेंशन में थे, 10 तरह के खर्चे हैं, आपकी एज 40 ईयर्स की होगी, उस टाइम आप 5 लाख रुपए महीने का कमा रहे हो और आप बोलोगे अब मैं सर 5 लाख रुपए पूरा SIP करूंगा, तो भी आप 20 साल की उम्र वाले बंदे को बीट नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, क्योंकि वो 20 साल का एडवांस में आपसे कंपाउंडिंग लेके चल रहा है। आपका कंपाउंडिंग 20-25 साल के बाद स्टार्ट होगा, उसका तो 20 साल से पहले ही से चल रहा है ना, सोचो छोटे कैपिटल पे। तो कैपिटल मैटर नहीं करता यहाँ पे, नियत मैटर करती है। आप 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए, 5000 रुपए से आज स्टार्ट करो। कैन यू बिलीव, अगर आप 1000 रुपीज इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, 100 ईयर्स में कितना हो जाएगा? 12,000 करोड़ रुपए, 12,000 करोड़ इफ यू इन्वेस्ट ओनली 1000 रुपीज एवरी मंथ। साल भर का कितना हो गया? 12,000 रुपए। 100 साल का कितना हो गया? लगभग 12 करोड़ रुपए के आसपास। नहीं 12 लाख 12 लाख रुपए इन्वेस्ट किया। 12 लाख इन्वेस्ट हुआ, 12 लाख का मैं 12,000 करोड़ की बात कर रहा हूं। बिलीव कर सकते हैं इस पे सब? आप गूगल करो, मेरे पे मत करो बिलीव। आप जो भी देख रहे हैं कमेंट करके बताना कि आया है कि नहीं आया है। कमेंट करके गूगल करो भाई, SIP कैलकुलेटर खोलो, डालो इन्वेस्टमेंट में 1000 रुपीज, इन्वेस्टमेंट पीरियड में आपका 100 डालो और CAGR आप डालो उसमें 20% का। आप बोलोगे 20% कैसे आएगा? बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स में आ रहे हैं 20 क्या 30% के भी आ रहे हैं। मैं कह रहा हूं चलो 30% नहीं, सिंपल HDFC स्मॉल कैप 250 में डाल दो भाई, दिमाग मत लगाओ। एक अच्छा ब्रांड और एक अच्छा म्यूचुअल फंड 250। अगर आपकी एज कम है और आप लिस्ट लेना चाहते हो, मैं पर्सनली उसमें करता हूं, इसके अलावा किसी में नहीं करता। ETFs में मेरा पर्पस क्या है? ये एक पौधा लगा दिया है जो 100 साल तक चलता रहेगा, ठीक है। और मैं कितने का इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं पता है? ये अच्छा, अब मैं अगर बात करूं ETFs में, हर महीने की मैं कितने की ETF करता हूं? 2 लाख रुपए की ETF करता हूं। आई हैव अ 2 सन, वन ऑलमोस्ट 8 साल का है, दूसरा बच्चा मेरा 3 साल का है। तो जब वो पैदा हुआ था 8 साल का, 1 लाख रुपए उसके नाम पे चालू कर दिया था एक अकाउंट पे। दूसरा बच्चा पैदा हुआ, उसके नाम पे इमीडिएट उसके बर्थडे डेट से मैंने उसको 1 लाख रुपए का गिफ्ट दे दिया था कि हर महीने तेरे 2 बच्चे हैं, 1 लाख 1 लाख 2 लाख रुपए हर महीने दोनों के नाम से 1 लाख रुपए। तो सर 8 साल पहले वाले को हो गए, 3 साल दूसरे वाले को हो गए। बस मैं वेट कर रहा हूँ रिटायरमेंट का। उनका रिटायरमेंट 60 साल, तो 60 साल कैलकुलेट करो, 2 लाख रुपए 60 साल में कितना बनेगा? उसका कहीं काम करने की जरूरत नहीं होगी, वो खुद स्टार्टअप चला रहे होंगे, बहुत सारे खुद करने की जरूरत ही नहीं है। आप वो खुद एंजल इन्वेस्टर है सर। वो कहेगा बता कहाँ पैसा लगाना है, अच्छा लगा हाँ चलो इसमें पैसा लगा, हो गया काम। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो वो नियत पैसा बना के देती है आपको। और सर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अभी रिटायरमेंट के पास हैं, मतलब 40s में जो रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट की? फैंटास्टिक। तो जो 40 पे जो रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, तो उनके लिए पहली बात तो भाई कॉर्पस उनके पास कितना बचा हुआ है ना। तो अगर एक लमसम कॉर्पस है तो एक SWP करके कंसेप्ट है, तो आप SWP पे मर करके वहाँ पे छोड़ सकते हो अगर आपका लमसम फंड है। अब आपके पास लमसम फंड नहीं है, जो ज़्यादातर लोगों के पास नहीं होता है, तो वहाँ पे आपको अगेन स्टार्ट विद द स्मॉल, यानी कि आप स्मॉल मतलब रिस्क कम लो थोड़ा सा। मैं ये नहीं बोलूँगा स्मॉल कैप में जाओ, आप मिड कैप में चले जाओ या फिर लार्ज कैप में आप इन्वेस्ट करो, या जो अच्छे एसेट्स लगते हैं, फॉर एग्जांपल गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, आप उसके ETF खरीद के रख सकते हो। और वहां से धीरे धीरे 40 साल में आप रिटायरमेंट, मतलब वहां से स्टार्ट करोगे तो 60 साल के रिटायरमेंट में भी 20 साल में एक अच्छा खासा कॉर्पस बन जाएगा। बट रिस्क को अवॉइड कर देना, क्योंकि 20 साल से 40 साल तक जो आप रिस्क ले सकते हो, 40 से 60 साल में उतना रिस्क नहीं ले सकते। रिस्क एपेटाइट आपका कम हो जाता है। ये बहुत जरूरी है स्टॉक जो आप 20s में जो रिस्क ले सकते हो आप 40s में नहीं ले सकते। Exactly. और जो 40s में ले सकते हो वो 60s में तो जीरो हो जाता है बिल्कुल। ओके, तो सर एक लास्ट क्वेश्चन मेरा, बहुत सारे लोग मार्केट स्टार्ट करते हैं, ठीक है, लॉस करते हैं, प्रॉफिट करते हैं और फिर मार्केट छोड़ भी देते हैं। तो उन लोगों के लिए ऐसी 5 टिप्स आपके साइड से जिनको वो फॉलो करें और एक प्रॉफिटेबल जर्नी की तरफ स्टार्ट हो, जो उनको गलतियां नहीं करनी चाहिए। ठीक है, 5 चीज कह रहे हो राइट। तो पहला मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, एक ऐसा सेपरेट अकाउंट बनाओ। अगर आपको इंट्राडे करने का मन है तो सेपरेट अकाउंट में करना है, इन्वेस्टिंग करना है दूसरे अकाउंट में करना है, स्कैल्पिंग करना है तीसरे अकाउंट में करना है, एल्गो करना है चौथे अकाउंट। तो डिफरेंट अकाउंट बनाने हैं आपको, जो भी सेट ऑफ माइंड से ट्रेड करना है। चारों के अलग अलग डिमेट, अलग अलग एक ही अकाउंट। हम लोग क्या करते हैं, यही मिस्टेक करते हैं, 2 लाख रुपए कैपिटल डाला, उसी में इंट्राडे भी करते हैं, उसी में इन्वेस्टिंग भी करते हैं, उसमें सारे काम दाम दंड भेद सब उसी में लगा देते हैं। लास्ट में समझ में ही नहीं आता कि हुआ क्या मेरे साथ। डिफरेंट करने से क्या फायदा होगा, आपने इन्वेस्टिंग किया है,
कोई हैम्पर नहीं हुआ है। आपने भले 500 रुपए से किया है, आपको पता है यार 10 साल के बाद एक रिपोर्ट कार्ड आपके पास है, वाओ, अंदर खुद एक कॉन्फिडेंस आएगा। 10 साल के बाद आप अपने कैपिटल खुद इंक्रीज करना चालू कर दोगे, 3 साल बाद करना चालू कर दोगे, 6 साल बाद चालू कर दोगे, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। आपको पता है यार मेरा एक एसेट तो बन रहा है। अच्छा, दूसरा जो मैं एक और लॉजिक बताना चाहता हूं आपको, इंट्राडे से अभी के लिए दूर रहो, कीप इन्वेस्टिंग। और रूल नंबर 2, जो भी आपका कॉर्पस है इन्वेस्टिंग का, उसका सिर्फ और सिर्फ 5% या 10% कैपिटल पे ही इंट्राडे काम करना है। फॉर एग्जाम्पल, हाँ बताएं, आप ही बताइए सर। फॉर एग्जाम्पल, आप आज 1 लाख रुपए का आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो 1 लाख का 10% कितना रह गया? 5,000 रुपए। 5,000 रुपए ही आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, उसके ऊपर कैपिटल पे नहीं करना है। और उस पे भी रिस्क आपको सिर्फ 2% लेना है। उसमें भी रिस्क 2%। आप बोलोगे उतना आएगा ही नहीं, पेशेंस रखो, क्यों जड़बड़े करना है? तो फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है भाई? आज मैं अडानी की बात करते हैं, रिचेस्ट पीपल, अंबानी की बात करते हैं। अगर मैं इनको एक चैलेंज दूं, उनको बोलूं कि भाई आपके बहुत सारा पैसा है, उनसे कोई बोल दे कि तुम्हें, उनके जो भी बेटा है बेटी है, कि तुम्हें 3 महीने बच्चा पैदा करना है, कर देंगे? नहीं हो सकता। क्यों? बहुत सारा पैसा है, नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। प्रोसेस है, एक सिस्टम है, उतना टाइम आपको देना ही पड़ेगा, चाहे आपके पास कितना पैसा हो। तो यहां पे भी सेम कैलकुलेशन है, एक सिस्टम है कि अभी मैं क्यों पावरफुल बनता हूं, मैं क्यों इतना ताकतवर बनने की कोशिश करता हूं, मेरे पास क्या ऐसा अप्रोच है? तो सर मैंने 70 करोड़ के ऊपर मैंने अपना पूरा सिस्टम लगा रखा है, जो इन्वेस्टिंग है उसके ऊपर प्लेज कर रखा है, उसके ऊपर एल्गो चला रहा हूं, तो वो मेरा सेफ है 2 से 3%, 4% महीने का कमाने के लिए। मैं 2 से 3-4% ही कमाता हूं महीने का, इतने बड़े कैपिटल पे। और इंट्राडे ट्रेड कितने पे करता हूं? सिर्फ 3 लाख पे। 70 करोड़ कहां, 3 लाख का। तो और 3 लाख पे मैं जो ब्रेकफास्ट करता हूं, फुल एग्रेसिव करता हूं, अगर गए तो गए, 3 हो गए, नो प्रॉब्लम, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा ना भाई, कितना % का फर्क पड़ रहा है। हाँ? तो वो जब कॉन्फिडेंस आता है ना कि मेरे को फर्क ही नहीं पड़ेगा मेरा कैपिटल लूज का, तब आप कमाना चालू करते हो। बट हम लोग क्या करते हैं? उससे वेल्थ क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, इसलिए गंवाना चालू करते हैं। तो ये रूल नंबर 2 है। अच्छा, तीसरा रूल नंबर, स्टार्ट डूइंग SIP एज सून एज पॉसिबल। नहीं आता स्टॉक मार्केट, मेरे भाई कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट खुद 20% का ROI बना के दे रहा है, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। सिंपल निफ्टी 20 पे आप लगा दो तो वो भी आपका 14 से 15% का कंपाउंड करके दे रहा है। थोड़ा सा एग्रेसिव चले जाओगे, HDFC स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप में कर दोगे तो वो 20% के दे रहे हैं। नेक्स्ट 50 में कर दो 16 से 17% का ROI दे रहा है। मिड कैप में कर दो 18 से 19% का दे रहा है सर। तो मार्केट में आपको सिर्फ नियत क्लियर होनी चाहिए, मैंने अपना पैसा लगाना हर महीने, चाहे मार्केट ऊपर हो, चाहे नीचे हो, चाहे ऊपर हो नीचे हो, आई डोंट केयर। आज हम बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रम्प के बारे में, आज हम वॉर की बात कर रहे हैं, आज हम रशिया यूक्रेन की बात कर रहे हैं, आज हम इजराइल और हमास की बात कर रहे हैं। क्यों बात कर रहे हो यार? इससे गोल्डन अपॉर्चुनिटी डिस्काउंट पे मिल रहा है, माल खरीदो ना, एवरेज तो अपने आप हो जाएगा ना भाई। राइट। बट हम डरे पड़े, नहीं करना है। स्टार्ट योर SIP एज सून एज पॉसिबल। 500 रुपए से स्टार्ट करो, 1000 रुपए से करो। ये मत सोचो कि पैसा आएगा तो करूंगा, मेरे को ज्ञान नहीं है, ये नहीं। अरे बिल्कुल सिंपल बेसिक मैथ्स है। इन्वेस्टिंग 20-25 साल के बाद कंपाउंड होना चालू होगा। इन्वेस्ट करना नहीं सीखोगे तो फिर आप कमाना भी नहीं सीखोगे। और सीखना ही नहीं है सर, पैसा डालना है चुपचाप। पैसा डालना है चुपचाप। मैनेजर्स है ना संभालने के लिए। राइट। और जो आपने 5th पॉइंट बोला, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पेशेंस। पेशेंस रखो। पैसा डाला इन्वेस्टिंग का, उसको छोड़ दो। उंगली करनी है इंट्राडे में, करो, कैपिटल साफ हो गया, बंद कर दो। जब आपके पास दोबारा वो कैपिटल कहीं से अरेंज हो तो अपना स्टार्ट करो। बट वो इन्वेस्टिंग को हाथ नहीं लगाना। अगर आपने गलती से गाड़ी खरीदनी है, लोन की EMI देनी है, कुछ मुसीबत आ गई वहां पे करना है, या फिर आपने बोला यार कुछ फैमिली में प्रॉब्लम आ गया, हेल्थ का इशू आ गया, तो मुझे वहां से तोड़ के दूंगा, तो समझ लो आप गए। आपने अपने पैरों में खुद कुल्हाड़ी मार ली। मान लो 20 साल तक मैं SIP करता रहा और मेरे को इमरजेंसी आ गई, लोग क्या करेंगे? आप क्या करोगे? निकालोगे ना वहीं से ही, या है ही नहीं क्या करूं? भाई कोशिश करो 99.9% ना निकालना पड़े। अरेंज कर लो, कुछ भी कर लो, क्योंकि आप पता है क्या कर रहे हो? एक पौधा लगाया, 20 साल आपने मेहनत करी, जब वो फ्रूट्स देने वाला ही है, आपने उसको काट दिया। मतलब आपने बीज लगाया, वो पौधा हुआ, तो पौधे को ही काट लिया अपने पेड़ बनने से पहले ही। 20 साल के बाद आप सोचो अब देने वाला है, अबाउट टू गिव, काट दिया, तो सोचो कितना बड़ा नुकसान कर गए।
पैसा नुकसान नहीं किया, 20 साल जो टाइम था वो नुकसान कर लिया, क्योंकि कंपाउंडिंग के लिए दोबारा आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा और फिर से 20 साल वेट करना पड़ेगा, जो आपके पास है नहीं। है ही नहीं, लिमिटेड टाइम है। तो पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, टाइम इज Time इंपॉर्टेंट। important तो पैसा इज मनी, इस पैसे यानी कि टाइम को सही से यूटिलाइज करना चालू करो। दिस इज माय फिफ्थ पॉइंट। थैंक यू सो मच सर। और हमने सर की स्ट्रैटेजी भी शूट की है जो इससे पहले आ चुकी है पॉडकास्ट में, तो आप पिछली वाली स्ट्रैटेजी भी जाके देखिए और देखिए सर की स्ट्रैटेजी क्या है। ब्रेकफास्ट स्ट्रैटेजी है ना सर वो वाली? नहीं, 2% गैप अप स्ट्रैटेजी। गैप अप स्ट्रैटेजी है, तो उसको देखिए जाके और कमेंट करके बताइए। और उससे पहले देखने के बाद प्रैक्टिस जरूर करनी है आपको, जो कि इसमें Correct. सर ने बताया भी है, रूल बताया कि क्या किस रूल को आपको फॉलो करना है उसमें। करेक्ट। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर जी। और मजा आया आपसे बात करके। आई होप फिर हम जब 10 साल बाद शूट करेंगे ना, तो आप सर का अकाउंट जो देखोगे मजा आएगा। बिल्कुल दिखाएंगे, बिल्कुल दिखाएंगे। ठीक है। और आप चाहें तो मेरे देखो कितने स्टॉक्स है मेरे पोर्टफोलियो में, ये भी दिखाना, भले अमाउंट प्रॉफिट वाला हाइड कर देना, बट दिखाओ कि पैसा बनता है, पेशेंस से बनता है। 20 साल लगाए हैं यार। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अगर आपके भी कोई फेवरेट ट्रेडर हैं जिन्हें आप बाजार के माहिर पर देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम उन्हें इनवाइट करेंगे। और हाँ, अगर आप एक ट्रेडर हैं और अपनी जर्नी बाजार के माहिर पर शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए फॉर्म को ज़रूर भरें। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें।